नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके 15वें पाठ के बारे में, यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो आपने पाठ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब अपन करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखो, इसमें से पाठ में से बहुत बार प्रश्न उत्तर है जो किताब के पीछे वाला भी आए हुए हैं, और अंदर से आते हैं तो अपने चैप्टर अच्छे से समझ रखा है। तो देखते हैं इसके जो प्रश्न उत्तर है। पहले अपन देखेंगे बहुचयनात्मक, उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक। बहुचयनात्मक मतलब 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना होता है, तो अपन प्रश्न का उत्तर उसी हिसाब से करते हैं। देखो प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो बहुचयनात्मक, देखो 1 से लेके 5 तक तो बहुचयनात्मक प्रश्न है, 6 से लेके 10 तक है ये अति लघुत्तरात्मक है। यानी 1 से 5 तक में अपने ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पृथ्वी का नाम नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें से 3 नाम तो है, लेकिन अपने ये नाम नहीं पढ़ा है, जो भानु नाम है पृथ्वी का वो नहीं है। पृथ्वी का ऑप्शन के हिसाब से भानु नाम नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भूप्रपटी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है। 70% पर भाग पर क्या है, जल है। सिर्फ 30% भाग पर ही क्या है, स्थल है, जहां पर मैदान, ठीक है, पठार, पर्वत, घाटियां, रेगिस्तान, ये सब है। इसके बाद है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपने पढ़ा था लोहा। पृथ्वी में यानी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। सर्वाधिक जो तत्व पाया जाने वाला है वो है लोहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर किस स्थान पर खोजा गया। ये देखो चैप्टर के अंदर एक लाइन थी जहां पर आपने ये कहा है कि हड़प्पा की एक ऐसे बहुत पुराने मतलब बंदरगाह की खोज हुई है, जो कहां पर मिला है, धोलावीरा। धोलावीरा नामक स्थान पर एक हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह खोजा गया। सबसे बड़ा बंदरगाह खोजा गया धोलावीरा स्थान पर। अगला है, ज्वार भाटे आने का क्या कारण है। ज्वार भाटा जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसका कारण क्या है, तो वो आपने पढ़ा था, चंद्रमा व सूर्य के एक सीध में आना। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में दोनों आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इसके कारण बन जाते हैं। यानी जो ज्वार भाटे के कारण सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो इसका क्या होता है, ये कारण होते हैं किसके, ज्वार भाटे के। अब देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। देखो पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन का क्या कारण है। पृथ्वी सूर्य का जो उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना क्या है, ये है अपनी धुरी पर पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या है, 23.5, या अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री जो झुके हुए होने के कारण क्या होती है, पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। जब ये सूर्य के बाहर से चक्कर लगाती है तो इसका कारण क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन का कारण बनता है। इसके बाद है, भूकंप नापने की इकाई को क्या कहते हैं। जो भूकंप नापने का कार्य करता है उसको कहते हैं भूकंप मापी, या सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी कहा जाता है। जो भूकंप मापने का जो यंत्र है, कितनी तीव्रता का भूकंप है, ये भूकंप मापी बताता है। इसके बाद है, विवर्तनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है, वैसे तो 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं, लेकिन वो कहां पर पाई जाती है, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। कितनी, 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर। कितनी, 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। जैसे प्याज के ऊपर होती है, अपन देखते हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी, वैसे उसी तरह की यहाँ पर होती है। सुनामी का क्या कारण है। सुनामी अपने पढ़ा था, सुनामी का कारण क्या था, तो सुनामी का कारण क्या है, सागर तल में 7 रिक्टर से अधिक तीव्रता का भूकंप
देखो सागर के अंदर या समुद्र के अंदर जब समुद्र तल में 7 रिएक्टर से अधिक का भूकंप आता है तो जिसका कारण क्या बनता है, सुनामी का कारण बनता है। सागर तल में 7 रिएक्टर से अधिक का भूकंप आने का कारण होता है सुनामी। जो अपने 7 रिएक्टर होता है यानी 7 रिएक्टर से अधिक का जो भूकंप आता है वो सुनामी का कारण बनता है। अगला है केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं उत्पन्न होती है। केंद्र पर वायु दाब कम हो गया तो चारों तरफ से घूमती हुई हवा आएगी, जिसको आपने क्या कहा था, चक्रवात नाम दिया था। क्या नाम दिया था, चक्रवात हवाएं। केंद्र पर जब वायु दाब कम हो जाता है तो चारों तरफ से उसके हवा क्या कर लेती है, घेर लेती है और गोल गोल घूमने लग जाती है। चक्र का मतलब होता है गोल और वात का मतलब होता है हवा। चक्र के रूप में घूमती हुई हवाएं चलती है, जिसको चक्रवात हवाएं भी कहा जाता है। तो ये थे इसके बहुचयनात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न। आपको इसका आंसर बस इतना ही देना होता है, लगभग इतने शब्दों में ही देना होता है। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके लघुतरात्मक प्रश्न। देखो लघुतरात्मक प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है मतलब 11 नंबर प्रश्न। किसी स्थान पर 7 रिएक्टर के भूकंप आने के बाद स्थिति कैसी होगी। अगर किसी स्थान पर 7 रिएक्टर का भूकंप आ जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी। अब देखो ये जो प्रश्न के आंसर है वो अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसको रटें, आंसर को रटें। देखो 7 रिएक्टर से ज्यादा का कहीं पर भूकंप आएगा तो अपने 7 रिएक्टर से भूकंप का पड़ा था, 7 रिएक्टर या 7 रिएक्टर से अधिक का भूकंप होता है वो होता है सर्वनाशी। सर्वनाशी का मतलब उस सारे क्षेत्र को क्या कर देगा, पूरी तरह से तबाह कर देगा। पूरी तरह से क्या कर देगा, तबाह कर देगा। वहां पर जो बने हुए मकान हैं, ठीक है, वहां के पेड़ पौधे हैं, वहां पर कोई पुल वगैरह बने हुए हैं या फिर वहां पर जो खंबे हैं, बिजली के खंबे वगैरह, वो सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और इनसे आपको पता है सिर्फ धन की तो हानि होगी नहीं, यानी धन और जन दोनों की हानि होगी, यानी बहुत सारे जो पैसों की बर्बादी होगी, साथ में बहुत सारे इंसानों को भी इसका, जानवरों को भी जो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, 7 रिएक्टर के भूकंप सर्वनाशी होते हैं, मतलब सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसमें पूरा क्षेत्र तबाह हो जाता है, इसमें जन धन की बहुत हानि होती है, भवन, पेड़, बिजली के खंबे आदि गिर जाते हैं। तो आपको पता है इनसे बहुत ज्यादा हानि होगी। भूस्खलन हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में हो तो भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब पहाड़ का कुछ भाग टूट कर नीचे की तरफ खिसक जाना, जहां से वहां नीचे आने वाले क्षेत्र हैं वो भी क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, समुद्री धाराएं क्या है। अपन देखते हैं समुद्र के अंदर अपने को जल एक तरफ बहता हुआ दिखाई देता है, क्या इसका कारण ढलान है, बिल्कुल नहीं। ये जो बहता हुआ समुद्र के अंदर जो बहता हुआ जल है, बहती हुई धाराएं हैं, इनको समुद्र नदी भी कहा जाता है, समुद्र की नदी भी कहा जाता है, या बहने वाली समुद्र के अंदर नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बहने का कारण ढलान नहीं है, इसके बहने का कारण है वह दूसरी जगह के पानी के ताप, और जिस जगह पानी का ताप है, दो जगहों पर अलग अलग पानी का ताप होना, यानी तापमान में अंतर होना, और दूसरा उसका घनत्व में अंतर होना। किसमें, घनत्व में अंतर। तापमान और घनत्व के अंदर अंतर के कारण क्या होता है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, समुद्री धाराएं कहते हैं। समुद्री धाराएं में कुछ ऐसी धाराएं होती है जो गर्म जल का प्रवाह करती है, तो कुछ ठंडे जल का प्रवाह करती है। मतलब कई धाराओं में, समुद्री धाराओं में ठंडा जल बहता है तो कहीं पर क्या होता है, गर्म जल बहता है। और ये जो समुद्री धाराएं हैं बड़े बड़े जो समुद्रों में बड़ा बड़ा रूप लेकर बहुत सारी जो भयानक तूफानों का रूप ले लेती है, जैसे हरिकेन या टाइफून को जन्म देती है। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, और इसे समुद्र की शक्ति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, समुद्र की शक्ति भी कहा जाता है। ये समुद्री धाराएं जो होती है धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है, और जो तूफान जैसे टाइफून और हरिकेन जैसे को बड़े तूफानों को जन्म देती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इन्हीं समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं, समुद्र की शक्ति भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अपक्षय की शक्तियों का कृषि में क्या लाभ है। चैप्टर के अपने समझौता चैप्टर के अंदर ये अपक्षय की शक्तियां हैं, ये कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है। क्यों, अपक्षय का मतलब होता है पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़कर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करना। अब वो पहाड़ों और चट्टानों की जो मिट्टी है, वो जो मिट्टी बनी है वो क्या होती है, कृषि के लिए बहुत लाभदायक होती है। कृषि में महत्व होता है मिट्टी से, जहां पर मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, वहां पर पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये जो चट्टानों की और इनकी टूटकर जो मिट्टी बनी है, वो मिट्टी क्या होती है, खेतों के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उसके अंदर बहुत सारे लाभदायक, कृषि के लिए लाभदायक रसायन होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, कृषि की दृष्टि से अपक्षय की शक्ति बहुत उपयोगी साबित हुई है। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व होता है।
मिट्टी का निर्माण अपक्षयण की शक्तियों द्वारा होता है। आपको मैंने बताया था मिट्टी का निर्माण किससे होता है? अपक्षयण क्या करता है? धीरे धीरे चट्टानों को और इनको तोड़कर मिट्टी में बदलने का कार्य करता है। कृषि के लिए मैदान निर्माण में अनेक प्रकार के रासायनिक अपक्षयण के कारण ही चट्टानों से बाहर आते हैं। देखो ये जो मैदानी भाग होते हैं वो मैदानी भाग किस में बदले हैं? धीरे धीरे अपक्षयण की शक्तियों ने क्या किया है, वहां पर उस भाग को मैदान में बदल दिया है। अब जो मैदानी भाग हैं वो क्या होते हैं? खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। और साथ में जो चट्टाने जो धीरे धीरे अपक्षयण में बदली है, उस चट्टानों के अंदर जो रसायन थे वो खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो ये कारण था अपक्षयण की शक्तियां कृषि के लिए इसलिए लाभदायक होती हैं। तो ये दो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं अपना अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है 14वां। अपक्षयण में मदद करने वाले 4 कारण लिखिए। 4 कारण ऐसे बताने हैं जो अपक्षयण का कार्य करते हैं। तो देखो सबसे पहला है बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी, पानी अगर बह रहा है तो वो अपने साथ चट्टानों को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा उसका जो कटाव करके उसका अपक्षयण करता रहता है, यानी थोड़ी थोड़ी उस चट्टानों को काटता रहता है और मिट्टी को साथ बहाता रहता है। या फिर वो जो पानी है वो दरारों में जाकर जब पाला पड़ता है तो वो बर्फ जम जाता है, और बर्फ जमा हुआ पानी क्या करता है? चट्टानों में वो जो बर्फ बनती है पानी की, तो वो थोड़ी फैलती है, जिससे चट्टानों में दरारें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, और जो ये कमजोर हो जाती है, जिससे अपक्षयण में मदद होता है। दूसरा देखो पेड़ पौधों की जड़ें। जैसे ही पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों के अंदर फैलेगी तो वो जड़ें क्या हो जाती है? धीरे धीरे पौधा बढ़ता है तो मोटी होती जाती है और चट्टानों को कमजोर बनाती है, तोड़ती है। वहीं जंतु जो होते हैं वो बिल बनाते हैं, तो बिल से भी क्या होता है? अपक्षयण का कार्य होता है। और मानव तो है ही है, मानव तो कई तरीकों से, जैसे उसके अंदर क्या करता है? बारूद द्वारा या फिर ऐसे कई केमिकल यूज करके उसका क्या करता है? चट्टानों का अपक्षयण करता है, मतलब इसमें मदद करता है। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा था सूर्य की गर्मी होगी, ठीक है, सूर्य की गर्मी दिन में जब पड़ती है तो चट्टानें फैलती हैं, और रात में जब वापस सर्दी होती है तो सिकुड़ती है। इस फैलने सिकुड़ने से चट्टानें कमजोर होती हैं और चट्टानों का अपक्षयण होता है। वहीं वायु, पाला, वायु तेज वायु चलती है तो चट्टानों से टकराती है और वहां पर क्या होती है? अपक्षयण की शक्ति होती है, अपक्षयण होता है। तो ये सारी चट्टानें तोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद है कई रासायनिक क्रियाएं भी हैं, जैसे ऑक्सीकरण, ठीक है, कार्बोनेटीकरण, विलयीकरण। ये सारे क्या करते हैं? ये भी चट्टानों को कमजोर करके तोड़ते हैं। तो ये आप चारों कारण लिख सकते हैं कि अपक्षयण में मदद करने वाले 4 कारण। इसके बाद जो अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? आपने माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, या 4.50 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में 4.40 यानी 4.4 अरब वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर कोई मंगल ग्रह के आकार का कोई पिंड पृथ्वी से आके टकराया, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया। पृथ्वी से क्या हुआ? कुछ भाग टूटकर अलग हो गया, जिससे क्या हुआ? चंद्रमा का निर्माण हुआ। और चंद्रमा एकमात्र ऐसा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के बाहर से चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। और चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी के ऊपर अपने जो बड़े बड़े समुद्र में ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे, वो किसके कारण होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसे ज्वार पैदा होते हैं। तो ये था इसका चंद्रमा की उत्पत्ति का कारण। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, इसको झुके हुए को संतुलन बनाने के लिए भी चंद्रमा की बहुत बड़ी मतलब अहम रोल है, क्योंकि ये इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी रहती है। यहाँ पर भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं महत्व रखता है। तो ये थे अपने सारे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो। इसके बाद में देखते हैं इसका निबंधात्मक प्रश्न पहला जो दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाइए, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए और नामांकित चित्र भी बनाइए, यानी इसकी संरचना का आपको चित्र भी बनाना है। तो देखो जो सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी की संरचना कैसे है? परतों के रूप में। जैसे आपने प्याज देखा होगा, प्याज के ऊपर परतें होती है, वैसे ही पृथ्वी क्या है? परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह केंद्र से दूरी, पृथ्वी की सतह से केंद्र की जो दूरी है वो लगभग 3900 किलोमीटर मानी जाती है। यानी अपन किसी वर्त की बात करें एक तरह से ही कह दे, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसकी ये केंद्र से ये दूरी जो है ये लगभग 3900 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 परतों का बना माना जाता है, यानी पृथ्वी की जो बनावट है वो 3 परतों के रूप में मानी जाती है। इन परतों की मोटाई का
सीमांकन रासायनिक विशेषताओं या फिर यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यानी इसकी मोटाई कौन कितनी मोटाई है वो इसकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसको बांटा जाता है। देखो तीन परतें कौन कौन, सबसे ऊपरी परत जिसको अपन भूपर्पट्टी कहते हैं, सबसे पहली जो सबसे ऊपर की परत है जिसको भूपर्पट्टी कहते हैं, दूसरी जो परत है उसको मेंटल कहा जाता है, और तीसरा जो पृथ्वी का केंद्र है उसको क्रोड माना जाता है, यानी उसका नाम क्या है, क्रोड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी परत की। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। इसकी मोटाई निश्चित नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर घाटियां हैं, तो इस वजह से इसकी मोटाई निश्चित नहीं है। इसके ऊपर 70% भाग पर जल है जबकि 30% भाग पर ही स्थल है। इनको दो भागों में बांटा जाता है जिन्हें स्थल मंडल, जिस भाग पर स्थल है उसको स्थल मंडल और जिस भाग पर जल है उसको जल मंडल कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल में वायुमंडल को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी इस पर रहने वाले जीव जंतु सभी को शामिल करके उनको कहते हैं जीवमंडल। अब बात करें पृथ्वी के ठंडी होने के, जैसे अपने पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी क्या थी, बहुत गर्म थी। धीरे धीरे ये कई वर्षों में, कई लाखों करोड़ों वर्षों में ये क्या हुई, ठंडी हुई। ठंडी होने पर क्या हुआ, ये किसमें बदल गई, ये जो ऊपरी परत थी वो क्या हुए, हल्के तत्वों के रूप में किसमें बदल गई, भूपर्पट्टी में बदल गई, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता है। जिनसे क्या हुआ, अलग अलग प्लेटों का निर्माण हुआ जिसे विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। और भूपर्पट्टी पर कुल 29 प्रकार की विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी, 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं जो आपस में गति करती रहती हैं, धीरे धीरे गति करती रहती हैं, एक के ऊपर दूसरी क्या करती रहती है, खिसकती रहती है। और इसकी जो गति करने की जो स्पीड है वो इतनी है कि अपनी जैसे नाखून बढ़ने की जो स्पीड होती है उतनी धीमी इसकी स्पीड है, यानी बहुत धीमे धीमे ये बढ़ती है। दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत, पृथ्वी की द्वितीय परत को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल। ये सबसे मोटी परत है, मोटाई के तौर पर देखिए तो ये सबसे मोटी परत मानी जाती है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, ठीक है, तब ये क्या हुई, पिघली हुई चट्टानें इसके अंदर अभी भी है, जो अपन क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, यानी ये पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई है। इसमें लोह व मैग्नीशियम की मात्रा भूपर्पट्टी की तुलना में अधिक है, यानी इसके अंदर कौन से तत्व अधिक है, लोहा तत्व और मैग्नीशियम तत्व है। भूपर्पट्टी पर जितना लोहा और मैग्नीशियम है उसकी तुलना में ये मेंटल में लोहा और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में है। मेंटल पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नीचे होता रहता है, ये एक जगह स्थिर न रह के ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो मेंटल है, जो यानी पिघली हुई चट्टानें हैं, ये आपस में क्या करती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। इसके बाद में अपन बात करें इसका तीसरा जो मेन भाग है बीच का, जिसको देखो सबसे पहले ऊपरी परत जिसको भूपटल कहा जाता है, दूसरा जो ये भाग है मेंटल कहा जाता है, और तीसरा बीच का भाग है जो क्रोड कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बीच का भाग है, सबसे गहराई का भाग है। इस कारण यहाँ का ताप है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये बहुत अधिक ताप है, ये बहुत अधिक गहराई के कारण। यहाँ इस क्रोड के भी दो भाग हैं, क्रोड के दो भाग माने जाते हैं। ये क्रोड है, ये मानो क्रोड है, इसके दो भाग है। एक तो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला जो भाग है क्रोड का वो ठोस माना जाता है। ये क्या है, क्रोड का भाग है, अंदर वाला भाग ठोस का माना जाता है, और ये क्या माना जाता है, द्रव का, यानी पिघली व्यवस्था में माना जाता है। जो अंदर का मेन भाग है ये माना जाता है शुद्ध लोहे का ठोस का बना हुआ है। किसका, शुद्ध लोहे से बना हुआ है, ठोस बना हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि ये जो अंदर का भाग है वो सोना और प्लेटिनम का बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि ये जो क्रोड वाला भाग है वो सोना और प्लेटिनम का बना हुआ है, जबकि ज्यादा मान्यता यही है कि ये किसका, लोहे का बना हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का कार्य करती है, वो इसी कारण इसका कार्य होता है, मतलब सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है इसी के कारण। तो ये था पृथ्वी की संरचना। अब आपको ये चीजें तीनों समझ में आ गई, तीनों परतें क्या है, जो इसको अगर आप अच्छी तरह सुन लेते हो तो भी आप इसका आंसर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको ये चित्र ध्यान रखना है, चित्र जरूर बनाना है, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है नामांकित चित्र, यानी चित्र बनाकर उसके नाम भी लिखने हैं। तो ये था इसका पहला निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको दिया है पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का क्या अर्थ है, किन्हीं दो का वर्णन करिए। यानी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है उसके बारे में बताना है, और साथ में आपको किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों को आपको वर्णन करके बताना है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है। ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाहर से अपने को दिखाई नहीं देती है, पृथ्वी के अंदर होती है और अंदर रहकर ही क्या करती है, कार्य करती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की गहराई में उपस्थित ताप से, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने से, व
मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती है। यानी इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी के अंदर अपने को पता है ताप क्या है, बहुत अधिक है, जहां से पिघली हुई चट्टानें जो चट्टानें है वो या तो सिकुड़ती है या फैलती है, या फिर जो इसके अंदर मैग्मा है यानी पिघली हुई चट्टानों का जो चट्टानें पिघली हुई रूप में मैग्मा कहलाती है, वो मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, जिसके कारण माना जाता है कि ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां उत्पन्न होती है। देखो, दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है आपने 4 पढ़ी थी, चारों में से कोई 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बात की है ज्वालामुखी और भूकंप की, आप सुनामी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो देखो, पहले ज्वालामुखी बात करें तो पृथ्वी के अंदर के हलचल से भूपर्पटी पर यानी पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है, जिससे वो क्या करता है, भूपर्पटी को फोड़कर वहां से धुआं, राख, वाष्प और बहुत सारी गैसें क्या करती है, बाहर निकलती है। कई बार तो इसमें से क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में भी क्या होती है, बाहर निकलती है। इसके बाद में पर देखें तो इसमें बड़ी हानि होती है। अब कहीं पर ज्वालामुखी आएगी तो वहां पर क्या होगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो यानी वहां पर बहुत अधिक हानि होती है। इसके मुख से ज्वाला निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ज्वालामुखी। यानी इसके मुख से क्या होती है, ज्वाला बाहर निकलती है और जिस वजह से इसका नाम क्या है, ज्वालामुखी है। कुछ ज्वालामुखी सक्रिय व कुछ निष्क्रिय होते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसी होती है जो सक्रिय है, मतलब जिसमें से अभी भी लावा अंदर से बाहर निकल रहा है, उसके अंदर से आग निकल रही है। लेकिन कुछ क्या होती है, कई समय तक तो रहती है, उसके बाद में वो बंद हो जाती है, उसके बाद में वहां से ज्वालामुखी नहीं आती है। मतलब लाखों हजारों साल पहले वहां से आई हुई थी, अब नहीं है, तो उसको कहते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से कृषि के लिए, ज्वालामुखी क्या है, कृषि के लिए लाभदायक है। यानी इससे जो मिट्टी निकलती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं जो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ज्वालामुखी का आना क्या है, इसके कृषि के लिए लाभदायक है। दूसरी जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है वो है भूकंप। भूकंप का भी कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल ही है। लेकिन वर्तमान में इसका जो सबसे बेस्ट जो सिद्धांत माना जाता है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यानी ये माना जाता है कि प्लेटें जब आपस में खिसकती है, तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के सामने आ जाती है, विवर्तनिक जो प्लेटें हैं, तब वो क्या होती है, एकदम से क्या होती है, चटक कर ऊपर निकलती है, जिस वजह से भूकंप आते हैं, ऐसा माना जाता है। अभी जहां हलचल से कंपन प्रारंभ होता है, जिस स्थान पर ये क्या होती है, पृथ्वी के अंदर होती है, और जहां से ये कंपन प्रारंभ होता है उस केंद्र को कहते हैं कंप केंद्र। उसको क्या कहते हैं, कंप केंद्र, या फिर उसको कहा जाता है एपी सेंटर कहा जाता है, जहां से कंपन प्रारंभ हुआ है पृथ्वी के। अब जहां से कंपन प्रारंभ हुआ है तो वो चारों दिशाओं में फैलता है कंपन, और जो कंपन की मतलब तरंगे फैलती है, वो जो तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, वो सतह पर क्या करती है, सतह में कंपन पैदा करती है, वहां पर क्या होता है, भूकंप आता है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर कंपन पैदा करती है। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि कंपन कितना तेज है, ये कंपन की तीव्रता पर निर्भर करता है, कितना तेज है, ठीक है। और ये पृथ्वी के अंदर गहराई पर कितना है, अगर ज्यादा गहरा नहीं है तो फिर ज्यादा तेज हो सकता है। भूकंप को मापने वाले यंत्र भूकंप मापी कहलाता है, और भूकंप को किसमें मापते हैं, रिएक्टर में। आप आगे भी ये भी लिख सकते हैं कि जो 4 रिएक्टर से कम के जो भूकंप होते हैं वो हल्के भूकंप होते हैं, 5.5 तक के जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, 6 से अधिक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, विनाशकारी, और जो 7 से अधिक होते हैं वो सर्वनाशी होते हैं, मतलब सब कुछ तबाह कर देने वाले होते हैं। ये आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये था इसका 17वां निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद में देखते हैं इसका अगला अंतिम निबंधात्मक प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अपर्दन का क्या अर्थ है। 2 प्रकार के अपर्दन शक्तियों का मानव जीवन में क्या महत्व है बताइए। यानी मानव जीवन में 2 अपर्दन शक्तियों का महत्व बताना है। सबसे पहले तो देखो अपर्दन का मतलब क्या होता है। अपने को पता है वायु हो गया, जल हो गया, बर्फ हो गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते रहते हैं, और ये बहते हुए अपने साथ बहुत सारे दूसरे जो भी इसके रास्ते में आता है उसको भी क्या करते हैं, बहाकर ले जाते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, अपने साथ बहाकर ले जाना अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है, ठीक है। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अपर्दन कहलाता है। यानी मिट्टी को भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जो मिट्टी अपर्दन कहलाता है। अब बात करें 2 प्रकार की अपर्दन शक्तियों की। जो 2 प्रकार की अपर्दन शक्तियां हैं जो अपने साथ मिट्टी को और इनको बहा कर ले जाती है, तो सबसे पहला है
बहती वायु की शक्ति। अपने को पता है वायु बह रही है तो मिट्टी को क्या करती है, अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसका सबसे उदाहरण अपन समझ सकते हैं, अपने रेगिस्तान के अंदर जो टीले होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बदलते रहते हैं, अपनी स्थान को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि हवाएं उस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती रहती है। इसमें समझे, हवा अधिक दाब से कम वायु दाब की ओर बहती है। हवा बहने का कारण क्या है, जिस स्थान पर वायु दाब क्या होता है, अधिक होता है, और कुछ स्थान पर वायु दाब क्या हो जाता है, गर्मी के कारण वहां पर वायु क्या हो जाती है, फैल जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो वहां पर वायु दाब कम हो जाता है। तो वायु जो होती है वो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर हवा क्या करने लग जाती है, चलने लग जाती है। बहती हवा को पवन कहते हैं, और जो हवा बह रही है उसको क्या कहते हैं, पवन। बहती वायु अपने साथ में मिट्टी बहाकर ले जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब जो मिट्टी है वो साथ में बहाकर ले जा रही है। गर्मियों में हवा समुद्र से धरातल की ओर बहती है। गर्मियों में ये क्या होती है, हवा समुद्र से धरातल की ओर बहती है, और वहां से जो हवाएं आती है वो बहुत अधिक नमी वाली होती है, और जो कई स्थानों पर पहुंचने के बाद में बरसात भी करती है। इसलिए उन हवाओं को क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। जो गर्मियों में अपने जो मानसून आता है वो समुद्र से चलकर हवाएं आती है, तो उनको अपन मानसून कहते हैं, क्योंकि उनसे क्या होती है, बरसात जो होती है उन्हीं के कारण होती है। तो ये अपने बरसात अपने लिए क्या है, लाभदायक है। तो इस तरह से ये क्या है, पहली जो शक्ति है बहती वायु की शक्ति, जो अपने लिए किस तरह से मानव जीवन पर महत्व रखती है। दूसरा देखो, बहते पानी की शक्ति। जिस तरह बहती हवा में शक्ति होती है उसी तरह बहते पानी में भी शक्ति होती है, क्योंकि पानी बह रहा है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहाकर ले जा सकता है। तो इसमें बात करें तो जल द्वारा मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जाता है। यानी पानी जो होता है वो मिट्टी को एक स्थान से, देखो मिट्टी जो होती है, नदियों में जो मिट्टी आती है वो पहाड़ों से देखो बहते बहते यहाँ अपरदित होते होते यहाँ पर पहुंच जाती है। तो इसके बारे में अपन बात करें, नदियों द्वारा और बरसात के जल अपने साथ मिट्टी बहाकर ले जाते हैं। चाहे नदियों का जो जल हो वो साथ में मिट्टी को बहाकर ले जा रहा है, या फिर बरसात का जो पानी होता है वो एक ढलान की तरफ बहता रहता है, और साथ में वो क्या करता है, मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। ये मिट्टी किसी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। अब वो सारी मिट्टी क्या है, एक जगह इकट्ठी हो गई है, और मैदान का निर्माण करती है, और वहां पर क्या है, मैदान का निर्माण करती है, सीधी जगह बिल्कुल बना देती है जहां पर क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। जल में भी क्या होती है, बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जल के जो शक्तियों का उपयोग अपन बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें एक है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में भी क्या होता है, जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल की शक्ति का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, तो उसकी शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो ये इस तरह से ये जो अपरदन की शक्तियां हैं वो मानव जीवन पर महत्व रखती है। तो ये थे 15 पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर। तो आपने 15वां पार्ट पूरा अच्छी तरह से समझा, पहले पार्ट को अपने अच्छी तरह से समझा है, फिर उसके प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से किए हैं। तो इसमें से जो प्रश्न उत्तर आए हैं, काफी टाइम तो पीछे पार्ट के प्रश्न उत्तर वैसे भी आए हैं, लेकिन पार्ट के अंदर से भी प्रश्न आते हैं। तो आपको अगर पार्ट से आपने अच्छी तरह समझ रखा है तो आप इसके पार्ट के अंदर से चाहे प्रश्न उत्तर आए चाहे पीछे से, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।